हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बिहार स्टेट पेपर 2 ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोचीन में। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचीन में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, कोटापुरम से कोल्लम तक विस्तृत राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, NW3। कोटापुरम से कोल्लम तक विस्तृत जल मार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत आता है और यह केरल में स्थित 205 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसका 1993 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रदेश नहीं है? पहला, मध्य गंगा मैदान, बी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सी, मालवा पठार क्षेत्र एंड डी, कोलकाता हावड़ा सनगर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए और सी। मध्य गंगा मैदान और मालवा पठार के क्षेत्र कार्यात्मक प्रदेश नहीं है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कोलकाता हावड़ा सनगर कार्यात्मक प्रदेश से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान नकारात्मक गिरावट दर्ज हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड में। नागालैंड में 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान नकारात्मक गिरावट दर्ज हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन पहली जल विद्युत परियोजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव समुद्रम परियोजना। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है और इसकी स्थापना 1902 में कावेरी नदी में स्थापित किया गया था और भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में 130 किलोवाट क्षमता की स्थापित की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। ये सही रूप से संबंधित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चाय। उद्दीपक फसल ऐसी फसलें होती हैं जिनमें उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत चाय एवं तंबाकू आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चॉकलेट। चॉकलेट खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है। चॉकलेट प्रति किलो 17,000 लीटर से अधिक पानी की खपत करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किन विचारों पर आधारित था? पहला, औसत मासिक तापमान, दूसरा, औसत वार्षिक वर्षा, तीसरा, औसत मासिक वर्षा। अब यहाँ पे कूट दिया गया है और हम लोग को बताना है कि कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरी पश्चिम बंगाल। सुंदरी जो है वो पश्चिम बंगाल में है, यह जोड़ा सही है। जबकि बात करें अगर टीक का, तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है, देवदार जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है और चंदन के पेड़ कर्नाटक में पाए जाते हैं और सुंदरी के वृक्ष पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ पे बाकी के 3 ऑप्शन गलत सुमेलित थे, जबकि जो ऑप्शन डी है वो सही रूप से सुमेलित था, तो यही ऑप्शन सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 के साथ सूची 2 से निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में वृक्ष के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में एरियल क्षेत्र, और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है।
तो सागौन का वृक्ष मानसूनी वन में पाया जाता है, चंदन का वृक्ष कर्नाटक में पाया जाता है, देवदार का वृक्ष जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, वहीं महोगनी का वृक्ष उष्णकटिबंधीय भूमि में पाया जाता है। यानी कि जो ऑप्शन ए होगा वो इसका सही जवाब होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, लाल मिट्टी का रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड। लाल मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटेराइट पंजाब। लेटेराइट मृदा पंजाब में नहीं पाई जाती है, बल्कि भारत में ये मिट्टियाँ सह्याद्री पर्वत, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य, असम और मेघालय की पहाड़ियों के शिखरों पर मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी मानसून से। सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल के तट पर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में योजनाएं दिया गया है और सूची 2 में नदियाँ, और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो फरक्का परियोजना जो है वो गंगा नदी पे बनाई गई है, यानी ए का हो जाएगा 4। माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर बनाई गई है, यानी बी का हो जाएगा 3। काकरापारा परियोजना ये बनाई गई है तापी नदी पे, यानी सी का 2। और नागार्जुन सागर परियोजना बनाई गई है कृष्णा नदी पे, यानी डी का हो जाएगा 1। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये इसी तरह दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत के दक्षिण पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लौटते मानसून से। भारत के दक्षिण पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में नदियाँ दिया गया है और सूची 2 में परियोजना, और इसको भी हम लोगों को सही क्रम में सुमेलित करना है। तो बात करें अगर महानदी पर, तो महानदी पे जो परियोजना बनी है वो है हीराकुंड, यानी ए का हो जाएगा 2। सतलज पे जो परियोजना बनी है वो है भाखड़ा, बी का 1। चंबल पे गांधी सागर, यानी सी का 3। और तापी पे काकरा पार, यानी डी का 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ऊसर मृदा किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारीय मृदा को। कोशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफ़ेद परत के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। इन अनुपजाई क्षेत्रों को रेह, कल्लर या ऊसर आदि नामों से जाना जाता है और इसे लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी अरीय प्रवाह प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करती है और यहाँ से महानदी, नर्मदा एवं सोन नदियाँ निकलती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, पाट भूमि पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर पठार में लावा के निक्षेप को पाट भूमि कहा जाता है और यह मुख्यतः रांची के पठार पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, K2। हिमालय पार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र काराकोरम है, जिसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है
और यह अफगानिस्तान एवं चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और इसमें कई उतुंग शिखर पाए जाते हैं। केटू या गॉडविन आस्टीन काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्र तल से 4,400 मीटर ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिवालिक। शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण मध्य मायोसीन से प्लीस्टोसीन काल के मध्य में हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खारदुंगला। खारदुंगला भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख श्रेणी में स्थित है और यह दर्रा लेह के उत्तर में स्थित है जो श्योक घाटी को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, डूरंड रेखा निम्नलिखित देशों में से किन्हें अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और अफगानिस्तान। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान देश को अलग करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, सर क्रीक विवाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पूर्णतः स्थलीय और कृत्रिम है जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ प्रदेश तक फैली है। पाकिस्तान एवं कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है और भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मानक रेखा 82 डिग्री 30 सेकेंड निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन मत्स्य उद्योग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन के साथ है, वहीं पीली क्रांति तिलहन के साथ, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के साथ, हरित क्रांति गेहूं चावल के साथ संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह अमेरिका का सबसे लंबा एवं महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जिसका निर्माण सन 1863 से 1869 के मध्य में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, बवेरिया औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। बवेरिया औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में स्थित है और बवेरिया औद्योगिक क्षेत्र विश्व के शीर्ष औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह आकर्षक स्थान की स्थिति तथा एक उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के साथ औद्योगिक कंपनियों के लिए एक शक्तिशाली पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाज निर्माण उद्योग के लिए। बेलफास्ट जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जो कि उत्तरी आयरलैंड का प्रमुख शहर है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा सोवियत संघ में होता था, लेकिन वर्तमान समय में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बाद ब्राज़ील में होता है और उसके बाद चीन में होता है। यानी वर्तमान समय के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से इसका सही जवाब होता ऑप्शन बी, सोवियत संघ। फिर क्वेश्चन नंबर 34, डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काला सागर और अजोव सागर के उत्तर में।
काला सागर और अजोव सागर के उत्तर में डोनबास नामक कोयला प्रदेश स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएसए में। बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से खनिज तेल को उत्तरी पूर्वी भागों तक पहुंचाने के लिए बिछाई गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश विशेषकर चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, इंडोनेशिया, जावा, लुजोन, मलेशिया आदि देशों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है और इसका कारण यहाँ कृषि भूमि पर उच्च जनसंख्या भार का होना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में फसलें दिया गया है और सूची 2 में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, और इसको सही रूप से अगर हम सुमेलित करेंगे तो नारियल ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा पापुआ न्यू गिनी में यानी ए का 2, केला इक्वेडोर में यानी कि बी का 3, मूंगफली सेनेगल में यानी सी का हो जाएगा 4, और चाय सबसे ज़्यादा होता है केन्या में यानी कि डी का हो जाएगा 1। इस तरीके से जो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ देश दिया गया है और दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका तुंग्या। ये जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है क्योंकि स्थानांतरित कृषि को तुंग्या म्यांमार में बोलते हैं, ना कि श्रीलंका में। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को हम लोग चेन्ना के नाम से जानते हैं, यानी जो चेन्ना है वो स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है श्रीलंका में, ना कि तुंग्या नाम है। इस वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक नॉर्वे है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची 1 में विद्वान दिया गया है और सूची 2 में सिद्धांत दिया गया है। तो वेबर ने दिया है न्यूनतम यातायात लागत का सिद्धांत यानी ए का हो जाएगा 2। हॉटलिंग ने दिया है बाजार प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत यानी बी का हो जाएगा 3। स्मिथ ने दिया है अधिकतम लाभ का सिद्धांत यानी सी का हो जाएगा 4, और हुवर ने दिया है न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत यानी डी का हो जाएगा 1। और ये सही जो सुमेलित क्रम है वो दिया गया है ऑप्शन सी में, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसको पूर्व का द्वार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर को पूर्व का द्वार कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। प्राथमिक व्यवसायों की प्रधानता ग्रामीण अधिवासों में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से कारक ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? पहला उपजाऊ भूमि, दूसरा निर्माण सामग्री, तीसरा शुष्क भूमि और चौथा अनुकूल जलवायु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची 1 में जनजातियाँ दिया गया है और सूची 2 में अवस्थिति, और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो बात करें अगर मुलातो जनजाति की तो ये पाया जाता है ब्राज़ील में, आयनू पाया जाता है जापान में, फिर उसके बाद लेप्स पाया जाता है स्कैंडिनेविया में,
और मेस्टीजो पाया जाता है मैक्सिको में। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। फिर क्वेश्चन नंबर 45, जनांकिकी मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी व जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था में। जनांकीय संक्रमण की इस अवस्था में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर कम हो जाती है और सामान्यतः जन्म दर 40 से 50 प्रति हजार और मृत्यु दर 15 से 20 प्रति हजार के बीच होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जनांकीय संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनांकीय संक्रमण कहा जाता है और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का मूल प्रतिपादन नोटेस्टीन ने सन 1945 में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों ही जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रसंभववाद लाप्लास। प्रसंभववाद लाप्लास ने नहीं दिया था बल्कि OH स्पेट ने इसे विकसित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के समर्थक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हटिंगटन। एल्सवर्थ हटिंगटन डेविस के शिष्य और नियतिवादी थे और इनकी प्रमुख कृतियों में द पल्स ऑफ एशिया, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आदि महत्वपूर्ण है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भूगोल के क्षेत्र में भूदृश्य शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर ने वर्ष 1925 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में भूदृश्य की संकल्पना का विस्तृत विवेचन किया है और उन्होंने जर्मन शब्द लैंडसॉफ्ट के पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया था। इस तरह आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 के ज्योग्राफी के इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।